आज का हमारा टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में अनेक राज्यों और राजवंशों का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हें राजपूत राजवंश कहा गया। इनमें प्रतिहार, परमार, चामान, चालुक्य, गढ़वाल और सैन वंश प्रमुख थे। इन वंशों ने 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक भारत पर शासन किया। अतः यह काल राजपूत युग के नाम से विख्यात है। राजपूत शब्द राजपुत्र का अपभ्रंश है, जिसका प्रयोग शासक, सामंत या जागीरदार के पुत्रों के लिए किया जाता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक, बाणभट्ट के हर्षचरित और कादम्बनी में भी इसका प्रयोग किया गया है। वेद और उपनिषदों में भी राजन्य शब्द का प्रयोग मिलता है। चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में राजपूत शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि राजाओं और क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया है। जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आगमन के बाद हुआ। जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय कहलाते थे, लेकिन बाद में जब इनका बल टूट गया, तब ये स्वतंत्र राजा के स्थान पर सामंत और नरेश ही रह गए। तब राजपूतों ने इनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग आरंभ कर दिया। धीरे धीरे जब मुसलमानों ने इन्हें सत्ता विहीन कर दिया, तब भी इन्हें राजपूत कहा जाने लगा। तभी से राजपूत शब्द जाति के रूप में अभिव्यक्त होने लगा। हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर 8वीं सदी तक राजपूत शब्द का प्रयोग शासक या कुलीन वर्ग के लिए होता था, लेकिन मुसलमानों के आक्रमण के बाद ये राजपूत अपना राज्य खोकर राजपूत बन गए थे। इन राजपूतों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है। कुछ विद्वान इनकी उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका संबंध शक, कुषाण और हुणों से जोड़कर इन्हें विदेशी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ मत प्रचलित है, जो इस प्रकार है: अग्निवंशीय सिद्धांत, दूसरा सूर्य और चंद्रमा से उत्पत्ति, तीसरा ब्राह्मणों की संतान, चौथा प्राचीन क्षत्रियों की संतान और पांचवा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्निवंशीय सिद्धांत। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। चंद्र बरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखता है, अनेक ऋषि मुनियों ने मिलकर आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय राक्षसों ने उसमें मल मूत्र, हड्डियां आदि डालकर उसे अपवित्र और भ्रष्ट करने का प्रयास किया। तब वशिष्ठ ऋषि ने इस यज्ञ की रक्षार्थ मंत्रोच्चार से अग्निकुंड से 4 विराट पुरुष उत्पन्न किए। इन्होंने राक्षसों को भगाकर यज्ञ की पवित्रता को बनाए रखा। ये 4 पुरुष क्रमशः प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान कहलाए। मुणोत नैन्सी ने भी अपनी ख्यात और सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथ वंश भास्कर में भी इसी प्रकार की कथाएं उल्लेखित करके राजपूतों को अग्निवंशीय बताया है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ये कवियों की मानसिक कल्पना का फल है। दूसरा, अग्निकुंड से व्यक्ति उत्पन्न नहीं होते हैं और पृथ्वीराज रासो समसामयिक ग्रंथ नहीं है। इसकी रचना बहुत बाद में हुई है और इसमें काल्पनिक कथाओं का समावेश अधिक देखने को मिलता है। संभवतः विदेशी आक्रमण के भय से राजपूत राजवंशों ने आबू पर्वत पर यज्ञ करके देश की रक्षा का संकल्प लिया होगा। इसी आधार पर चंद्र बरदाई ने भूल से इनको अग्निवंशीय मान लिया होगा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार वास्तव में अग्निवंशीय कथानक पर विश्वास करना व्यर्थ है, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी और अव्यवहारिक लगता है। दूसरा, इनकी उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है सूर्य और चंद्रवंशी। 10वीं शताब्दी में चारणों ने जो राजपूतों का इतिहास लिखा, उसमें भी राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी बताया गया है।
ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूसरे लोगों ने अपनी उत्पत्ति देवताओं से बताना आरंभ किया, तब क्षत्रियों ने भी अपने आप को रघुवंशी अर्थात भगवान राम का वंशज बताना शुरू कर दिया था। कुछ शिलालेखों में भी राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी बताया गया है। चित्तौड़ का 1274 ईस्वी का अंकलेश्वर में 1230 का शिलालेख जो है वो इन्हें सूर्य और चंद्रवंशी बताता है। पुराणों में चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम व लवकुश के पूर्वज राजपूत थे, ऐसा बताया गया है। स्वयं राजपूत इस कथन को जो है वो सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके अलावा पृथ्वीराज विजय में जयानक ने लिखा है कि पुष्कर सरोवर को कुछ जन अपवित्र कर रहे थे, तब उनकी रक्षार्थ ब्रह्मा ने सूर्य की तरफ देखा और सूर्य से एक विराट पुरुष उत्पन्न हुआ जिसके 4 हाथ थे। चूंकि यह व्यक्ति चाह करने से उत्पन्न हुआ, अतः इसे चाहवान कहा गया और इसके वंश चौहान कहलाए। इस प्रकार चौहान राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है और वो सूर्यवंशी हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज विजय बहुत बाद की रचना है और इसमें कल्पना जो है वो बहुत अधिक। राजपूतों की उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत है राजपूत ब्राह्मणों की संतान थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताते हैं और ये बताते हैं कि बिजोलिया से प्राप्त अभिलेखों में चौहानों के प्रथम शासक वासुदेव को ब्राह्मण कहा गया है। उसमें लिखा है विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत, अर्थात चौहानों का प्रथम शासक ब्राह्मणों के वत्स गोत्र में पैदा हुआ था। इसी प्रकार वो प्रबंध कोश का भी सहारा लेते हैं। प्रबंध कोश के अनुसार चौहानों का प्रथम शासक वासुदेव था। वह सांभर पर राज्य करता था। वह वत्स गोत्र का नागौर का निवासी था। यहाँ से वह शेखावाटी जाकर महाजनों की सेवा करने लगा। यहीं पर उसने शक्ति संगठित की और हर्षदेव का मंदिर बनवाया। इसके अलावा दशरथ शर्मा क्यामखा रासो और चंद्रवती के लेखों का भी सहारा लेते हैं, जिसमें उन्हें ब्राह्मण बताया गया है। घटियाला अभिलेख में भी प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र को ब्राह्मण कहा गया है। उसके 2 पत्नियां, एक ब्राह्मण और दूसरी क्षत्रिय थी। लेकिन अधिकांश विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति के ब्राह्मणों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति का अगला सिद्धांत है प्राचीन क्षत्रियों की संतान। कुछ विद्वान इनको प्राचीन क्षत्रियों की ही संतान मानते हैं और इस आधार पर दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार प्राचीन क्षत्रियों और राजपूतों में निम्न समानताएं मिलती हैं। दोनों की शारीरिक बनावट एक सी है, दोनों के रीति रिवाज मिलते हैं। राजपूत क्षत्रियों की तरह ही अस्त्र शस्त्र पूजन और अश्व की पूजा करते हैं। ये सभी क्षत्रियों की तरह अपने को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार प्राचीन क्षत्रियों की उत्पत्ति परम ब्रह्म से हुई है, क्योंकि पुरुष सूक्त में लिखा है ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पांव से शूद्र। अतः स्पष्ट है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और राजपूत क्षत्रियों की ही संतान है। अतः इनकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा से ही स्वीकार की गई। आधुनिक युग में ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति को कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा कुछ विद्वान राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी जो है मानते हैं। जेम्स कर्नल टॉड, स्मिथ, भंडारकर इन्हें विदेशी मानते हैं। टॉड के अनुसार राजपूतों के रीति रिवाज, वेशभूषा, सूर्य और अग्नि की उपासना, पशु पूजन, पेशा आदि मध्य एशिया की जातियों में बहुत मिलते हैं। अतः यह मध्य एशिया के निवासी हैं। इतिहासकार भंडारकर और जैक्सन के अनुसार भारत में अनेक विदेशी जातियां जैसे हूण, शक,
पल्लव, कुषाण, सीथियन निवास करते थे। इन्हें अग्निकुंड के सम्मुख बैठाकर शुद्ध किया गया और इन्हें क्षत्रिय बनाया गया और कालांतर में यही राजपूत कहलाए। डॉक्टर जैक्सन के अनुसार भारत में जो गुर्जर जाति निवास करती थी उन्हें शुद्ध करके क्षत्रिय बनाया गया। यह गुर्जर जाति विदेशों से भारत में आई थी। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार गुर्जर जाति अफगानिस्तान की एक जाति थी। संभवतः वे खज्जर जाति से संबंधित थे। उनके अनुसार खज्जरों के जो पुरोहित थे वे ही बाद में चौहान राजपूत बने। लेकिन अनेक विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मध्य एशिया और राजपूतों के बीच प्रचलित समान रस्म रिवाज के आधार पर राजपूतों को विदेशी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मध्य एशिया की जातियों पर राजपूत सभ्यता का प्रभाव है, न कि मध्य एशिया में उत्पत्ति के कारण राजपूतों पर। विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से संभव नहीं है। संभवतः इनके किसी पूर्वज ने अग्नि को अपना पूर्वज मान लिया था, अतः उसकी संतान ने अपने आप को अग्निवंशीय कहना शुरू कर दिया था। सीवी वैद्य और ओझा इनको केवल अभिलेखीय और साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर सूर्य या चंद्रवंशी मानते हैं। उनके पास अन्य कोई आधार नहीं है। यदि इन्हें सूर्यवंशी मान लिया जाए तो इनका उद्गम इक्ष्वाकु वंश से जोड़ना होगा, परंतु किसी भी लेखक ने इनको इक्ष्वाकु नहीं कहा है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि जब राजपूतों को नवीन भारतीय समाज में मान्यता प्राप्त हो गई तो इन्होंने अपने को सूर्यवंशी कहना शुरू कर दिया। निसंदेह ये शुद्ध भारतीय थे और प्राचीन क्षत्रियों की ही संतान जो थे वो रहे थे।